फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविक्स ये सभी चैप्टर्स आते हैं, हिस्ट्री भी आते हैं। ठीक है, तो उन सभी से क्वेश्चन मिक्स रहेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम दोनों करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नांकित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प चुने। ठीक है, 40 नंबर का है ये। 2018 का सेट ए में फर्स्ट सिटिंग पूछा गया था। ठीक है, वही मैं करवा रही हूँ आप लोगों को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर पहला है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नवंबर 1917 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सितंबर 1920, कलकत्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1925, के बी हेडगेवार। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्या है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आप लोगों को याद होगा सी इज द राइट आंसर, 1918 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्यम वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेशम मार्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, फासीवाद, नाजीवादी शासन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका तो आने का बहुत ही चांस है क्योंकि ये क्वेश्चन को हम बहुत जगह बहुत बार, 1000 बार भी देख चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमृत बाजार पत्रिका। याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका जो रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल डाली थी। क्वेश्चन नंबर 10 है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये कहे थे बी इज द राइट आंसर, मार्टिन लूथर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 है आपका प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो सी इज द राइट आंसर, 65%, यानी कि 65%। क्वेश्चन नंबर 13 है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 वर्गों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका देखिए क्या है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 400 करोड़ हेक्टेयर में। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो बी इज द राइट आंसर, 10 किग्रा। ये भी आता है क्वेश्चन बार बार। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो ए इज द राइट आंसर, एंथ्रासाइट। नंबरिंग से रहता एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, और सबसे निम्न कोटि का पूछे तो पीट टिक करके आइएगा, सर्वोत्तम पूछ रहा है तो एंथ्रासाइट मार के आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका देखिए क्या है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चीनी उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1986 1986 ईस्वी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, देखिए क्या है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो ए इज द राइट आंसर, धात्विक। 20 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है? तो सी इज द राइट आंसर, 10.5%। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जेड गुड्डी। ठीक है, जेड गुड्डी इज द राइट आंसर। 22 है आपका, देखिए क्या था। 22 है आपका, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए क्या है। संघ सरकार का उदाहरण है, क्या है? तो ए इज द राइट आंसर, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, क्या है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1980 के दशक से। 25 है आपका, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेड़ बचाने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्या था। क्वेश्चन नंबर 27 था आपका, राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस देश में पड़ी? तो सी इज द राइट आंसर, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो सी इज द राइट आंसर, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमारा इंडिया, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखिए ध्यान देने वाला बात है, पिछड़ा राज्य। तो सी इज द राइट आंसर, बिहार। ठीक है, इसमें से बिहार हो जाएगा। फिर है 32 है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है? तो SEBI, सेबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो सी इज द राइट आंसर, व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 34 है, आप सभी को आता होगा, याद करके तो उड़ा दी होंगे कब के ही। 34 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। ठीक है, फिर 35 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 35 क्वेश्चन क्या है, फिर हमें मत कहिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, 35 है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं पूछ रहा है, तो बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक और ओडिशा दोनों बीमारू राज्य नहीं है, आपको पता होगा। ठीक है, रुकिए क्लियर करते हैं, देखिए BIMARU। ठीक है, बीमारू। ठीक है, बी से बिहार। ठीक है, BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से आसाम, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें बिहार मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसमें नहीं आसाम है, नहीं राजस्थान है, नहीं उत्तर प्रदेश है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कर्नाटक और ओडिशा दिया, तो दोनों नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? तो इस सिचुएशन में आपका जो पहले ऑप्शन रहता है कर्नाटक, उसे टिक करके आना है। ठीक है, ओडिशा आप लोग नहीं टिक कीजिएगा, नहीं है, दोनों बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको सी टिक करके आना है, क्योंकि इसे पहले दिया गया है।
ओके, बीमारू राज्य कौन कौन? बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, ए से आसाम, आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो भी अभी वीडियो देख रहे होंगे सभी बीमारू राज्य में ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 5। ठीक है, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? घोषणा का पूछ रहा है, तो ए इज द राइट आंसर 1986 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हॉलमार्क। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्या था? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जल की अधिकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो डी इज द राइट आंसर, आयताकार। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग, इतिहास आ गया है। देखिए आप लोग, इतिहास आ गया है। क्या है? इतिहास 6 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में 2018 का सेट ए में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर पहला था, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? चर्चा करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अमेरिका दक्षिणी वियतनाम और हिंद चीन में बढ़ते साम्यवादी प्रभाव को रोकना चाहता था। वह पहले से ही वहां आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। राष्ट्रपति कैनेडी के शासनकाल में 1962 में अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में सेना भेजकर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था पूछा गया, देखते हैं। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। उत्तर है, 1920 के दशक में किसानों ने अपने को वर्गीय संगठनों तथा राजनीतिक दलों के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया था। इसके पीछे किसानों के प्रति कांग्रेस की उदासीन नीति तथा साम्यवादी तथा अन्य वामपंथी दलों द्वारा किसानों में वर्गीय चेतना उत्पन्न करने के कारण किसान सभाओं का गठन हुआ। फिर है, 1920 के आरंभिक दशक में बिहार, बंगाल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं का गठन हुआ। ठीक है, फिर बिहार में 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मुहम्मद जबेर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई। याद करने वाला पॉइंट है कि बिहार में 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मुहम्मद जबेर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई। मार्च 1928 ईस्वी को बिहार पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव तथा यमुना कायथी, श्री गुरु नानक, श्री गुरुलाल एवं कैलाश लाल इसके प्रमंडलीय सचिव बने। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान का गठन हुआ और लखनऊ में हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो आपका आंसर होगा 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में ये हुआ था। ठीक है, फिर 1936 में बिहार में वकासत भूमि स्वयं ज्योति हुई भूमि, वकासत मतलब होता है स्वयं ज्योति हुई भूमि के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ, जिसे कांग्रेस ने 1937 के फौजपुर अधिवेशन में मुख्य मांग के रूप में जोड़ा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था आपका। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योगों के मालिक अब मजदूर बन गए। इनकी आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा
दिए गए वेतन पर निर्भर थी। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के समर्थन में था। औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। मशीनों एवं यंत्रों के सामने घरेलू हस्तनिर्मित उद्योगों का विकास संभव नहीं था। इन्हीं कारणों से उन्हें बेरोजगार बना दिया था। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन कष्टमय था। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका के साधनों को समाप्त कर दिया था। ये दैनिक उपभोग की वस्तुओं को भी खरीदने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? तो उत्तर हो जाएगा, शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय, जहां विभिन्न पेशे में रहकर भी औसतन एक सामान्य आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। ठीक है, फिर देखिए, यह विभिन्न रूप में कार्यरत रहे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स, परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समाज रहे और इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया था आपका यहाँ पे? भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूमंडलीकरण ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया है। आज भूमंडलीकरण के कारण जीविकोपार्जन के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। भारत में रहने वाले लोगों के लिए भूमंडलीकरण के दौर में रोजगार के कई नवीन अवसर उपलब्ध हुए हैं, जैसे टूर एवं ट्रेवल एजेंसी यानी कि यातायात की सुविधा, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि। सूचना एवं संचार के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई है। इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी अर्थव्यवस्थाओं के दायरे को बढ़ाया है और उसी अनुरूप उसकी पूर्ति हेतु नई नई सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों अपना जीविका चला रहे हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय लोगों को जीवन स्तर को भी बढ़ाया है। देखिए, अब राजनीति विज्ञान है आपका, 4 नंबर का पूछा गया था क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत टाइम लगा मुझे बनाने में। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, राजनीति विज्ञान है, 4 नंबर का पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर पहला था आपका, भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? इसका उत्तर है, यद्यपि मनुष्य जाति की आबादी में महिलाओं की संख्या आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है, मतलब नहीं के बराबर है। सिर्फ पुरुष वर्ग को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी हेतु महिलाओं को काफी मेहनत करनी पड़ी। महिलाओं के प्रति समाज के घटिया सोच के कारण ही महिला आंदोलन की शुरुआत हुई। महिला आंदोलन की मुख्य मांगों में सत्ता में भागीदारी की मांग सर्वोपरि रही है। ठीक है, क्योंकि महिला सर्वोपरि रही है। ठीक है, औरतों ने सोचना शुरू कर दिया कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। फलतः राजनीतिक गलियारों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्तम तरीका यह होगा कि चुने हुए प्रतिनिधि की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। यद्यपि भारत के लोकसभा में महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या 59 हो गई है, फिर भी इसका प्रतिशत 11% से नीचे ही है। आज भी आम परिवार के महिलाओं को सांसद या विधायक बनने का अवसर छीन है, मतलब नहीं के बराबर है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना लोकतंत्र के लिए शुभ होगा। भारत में हाल में महिलाओं को विधायिका में 33% आरक्षण देने की बात संसद के पास हो चुकी है। ठीक है,
इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या पूछा गया था आपका, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। उत्तर है सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों एवं जरूरतों का सम्मान कर उनके बीच मतभेद तथा टकरावों को दूर किया जा सकता है तथा देश प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहता है। ओके, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, अब ज्यादा नहीं है, ठीक है। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में गठबंधन की राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां आपस में गठबंधन करती है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावनाओं के मद्देनजर ही गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आज गठबंधन की राजनीति काफ़ी प्रभावकारी साबित हो रही है, ठीक है। हम लोग क्या क्या देख लिए, इतिहास देख लिए, राजनीति विज्ञान देख लिए, अब चलते हैं अर्थशास्त्र देख लेते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में डिजास्टर मैनेजमेंट और क्या कहता है डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी, ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट का लेकर आएंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं अर्थशास्त्र है, ये भी 4 नंबर का है, ठीक है। पहला है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करें, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय के आधार पर ही विश्व के विभिन्न देशों को हम विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में मूल्यांकन करते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मापने का सर्वमान्य माप है, फिर भी हमें व्यवहारिक रूप में राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दूसरा है दोहरी गणना की संभावना, तीसरा है मूल्य के मापने में कठिनाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 2 है एटीएम क्या है। उत्तर है वर्तमान वैट विकल्प के युग में आदान प्रदान की समस्त क्रिया साख मुद्राओं द्वारा हो रही है। प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम एटीएम कम डेबिट कार्ड कहते हैं, इसे स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। स्वचालित टेलर मशीन एटीएम का दूसरा नाम है। यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने की सेवा प्रदान करता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, तो उत्तर है आधारभूत संरचना एक ऐसी सुविधा है जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ओके, बेहतर बुनियादी सुविधा ही आर्थिक विकास को बेहतर बना सकती है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।